जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। सत्र 2021-22 का आगाज़ हो चुका है और इस सत्र में राजस्थान बोर्ड ने भी एनसीईआरटी कोर्स कक्षा 12 में लागू किया है। एनसीईआरटी कोर्स के अंतर्गत कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में 2 पाठ्य पुस्तक और तीसरी प्रयोगात्मक कार्य के लिए पुस्तिका निर्धारित की गई है। उनमें हम जिस पाठ्य पुस्तक के बारे में आज इसे वीडियो में चर्चा करेंगे वो है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। जैसा कि इस पुस्तिका के नाम से विदित होता है कि इसमें हम भारतीय जनसंख्या और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक से पहला लेसन है, वो है, उसका नाम है जनसंख्या। और इस अध्याय में मुख्य बिंदु हैं वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इनसे संबंधित हम जानेंगे। तो इस पार्ट 1 में जनसंख्या से संबंधित वितरण और घनत्व को हम पढ़ने जा रहे हैं। दरअसल देश का निर्माण भौतिक भूभाग के साथ उस देश में निवासरत जनसंख्या से होता है और इन दोनों का आपस में इतना अंतर संबंध होता है कि हम जनसंख्या को पढ़े बगैर नहीं रह सकते। जनसंख्या के आंकड़े हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हम तलाशें तो हमें जानकारी होगी कि लगभग सभी देशों में एक जनगणना विभाग होता है जो अपने देश में जनसंख्या की जनगणना आयोजित करता है। अब ये हमारे देश में हर 10 वर्ष के अंतराल में किया जा रहा है और प्रथम जनगणना हुई थी हमारे देश में 1872 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में। लेकिन ये जो जनगणना थी वो एक प्रायोगिक थी और देश के विभिन्न भागों में अलग अलग समय आयोजित की गई थी। सबसे पहले संपूर्ण जनगणना हमारे देश में हुई थी वो है 1881 में। सन 1881 ईस्वी में सबसे पहले जनगणना आयोजित हुई थी, संपूर्ण जनगणना जिसको कहेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के बाद में हमें एक बात और ध्यान में रखेंगे। 1872 से 2011 की जनगणना तक देश में 15 बार जनगणना का आयोजन हो चुका है। 8 जनगणनाएँ स्वतंत्रता से पहले और 7 जनगणनाएँ स्वतंत्रता के बाद में। देश की स्वतंत्रता के बाद में सन 2021 में होने वाली 8वीं जनगणना और ओवरऑल 16वीं जनगणना का आयोजन अभी तक कोरोना महामारी के चलते नहीं हो पाया है। इसके आंकड़े हमें अब थोड़ा बाद में मिलेंगे। तब तक हम पुराने आंकड़ों के संदर्भ में, पुराने आंकड़ों से तात्पर्य है सन 2011 और उससे पहले के जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के संदर्भ में ही हम इस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन में हम चर्चा शुरू करते हैं लोग से। लोग या पीपल किसी भी देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है और हमारे देश के लोगों की हमारे देश के लोगों की संख्या सन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 121 करोड़ थी, जो बढ़कर जुलाई 2021 माह तक आधार के आंकड़ों को देखें तो लगभग 129 करोड़ के आसपास हो गए हैं। इतनी विशाल जनसंख्या को पढ़ना हमारे लिए नितांत आवश्यक है और ये भारत की जनसंख्या वैश्विक संदर्भ में भी अलग मुकाम रखती है। हम विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तो अनेक देश या यूँ कहें कि एक चीन को छोड़कर विश्व के सभी देश हमसे पीछे हैं। अब देशों से तुलना न करके यदि हम महाद्वीपों से भी तुलना करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इन तीनों महाद्वीपों की सम्मिलित जनसंख्या से भी हमारे देश में जनसंख्या अधिक है। तो इस एक तुलनात्मक उदाहरण से ही ये प्रतीत होता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी विशाल है। इस जनसंख्या को हमें देश के संसाधनों के संदर्भ में, देश की भविष्य में जो प्लानिंग की जाती है विकास के, उसके संदर्भ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
तो हम हमारे देश के इस जनसंख्या वाले पार्ट को 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे: वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस पार्ट में वितरण और घनत्व को देखने जा रहे हैं। जनसंख्या का वितरण हमारे देश में अत्यंत असमान है। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ विरल जनसंख्या है। उदाहरण के लिए उत्तरी भारत में लेह लद्दाख जो बर्फीला क्षेत्र है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में, पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल, पूर्वोत्तर भारत का सघन वन, इन क्षेत्रों में जैसी जनसंख्या बहुत कम बसी हुई है, दूर दूर बसी हुई है। वहीं इसके विपरीत उत्तरी मैदानी भागों में जनसंख्या का जमावड़ा अधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब इस वितरण को हम राज्यों के उदाहरण के साथ देखें तो अपने देश में 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या अत्यधिक है। वो है क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। जनसंख्या में प्रतिशत के अंश को देखते हुए इन राज्यों में जनसंख्या बहुत अधिक है। भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें पूरे देश की 76% जनसंख्या निवास करती है। देश में 10 राज्य जिनमें 76% से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। उनमें उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरी मैदानी क्षेत्र से ये 3 राज्य, और इनके साथ ही पश्चिम की ओर से राजस्थान और गुजरात है, और दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इन सभी राज्यों में हमारे देश की जहाँ 76% जनसंख्या निवास करती है, वहीं बड़े बड़े स्टेट जैसे जम्मू और कश्मीर, अब तो स्टेट नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के समय ये स्टेट था। तो इस राज्य में पूरे देश की मात्र 1.04% जनसंख्या के लगभग जनसंख्या का निवास था। अरुणाचल प्रदेश, ये भी क्षेत्रफल में एक बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ जनसंख्या मात्र 0.84% ही निवास करती थी। उत्तराखंड में 0.83% जनसंख्या का निवास है। तो कई राज्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल बड़ा है, बावजूद इसके उसमें जनसंख्या कम है। इसका मुख्य कारण उन राज्यों में भौतिक स्थलाकृति का विषम होना और मानव के लिए निवास के लिए उचित जलवायु दशा या भौतिक उच्चावच का उसके अनुकूल नहीं होना, ये प्रमुख है। भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ साथ जलवायु प्रमुख कारक है जो वितरण पर प्रभाव डालता है। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ कृषि की जाती है, उन क्षेत्रों में, नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में और समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात अधिक देखने को मिलता है। इसके विपरीत देश के दक्षिणी राज्यों के आंतरिक भागों में, हिमालय क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिमी राज्यों के मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या कम है। लेकिन जनसंख्या वितरण का ये ट्रेंड अब थोड़ा परिवर्तित हो रहा है। पश्चिम राजस्थान में सिंचाई विकास, जो इंदिरा गांधी नहर है उसके आने के बाद में सिंचाई का विकास हुआ है, फलस्वरूप वहाँ जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जिलों में जनसंख्या बढ़ रही है। खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है, ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। इसका उदाहरण हम झारखंड को देख सकते हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत संपन्न राज्य कहा जा सकता है। यहाँ भी जनसंख्या का जमावड़ा है और परिवहन जाल के विकास से प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या का जमावड़ा हुआ है।
हमारे देश में मैदानों और तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या का जमावड़ा प्राचीन काल से अत्यधिक रहा है। इतिहास को हम देखें तो जनसंख्या जलीय क्षेत्रों में अधिक निवास करती है। नदी घाटी सभ्यताओं के उदाहरण से भी हम इसको जान सकते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता पनपी थी वो नदी के तट पे पनपी थी। और आज भी हम देखते हैं कि डेल्टाई क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में और नदियों के मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है। हमारे देश में कई जिले ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या अधिक है। हमारे देश में कई शहर, बड़े शहर जिनको मेगा सिटी बोलते हैं, वहाँ जनसंख्या का जमावड़ा अधिक है। उनके उदाहरण हम जानेंगे तो उसमें 4 महानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इसके साथ बेंगलोर, आईटी सिटी जिसको हम आईटी सिटी के रूप में जानते हैं, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, ये सब औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण इन क्षेत्रों के आसपास जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई है। अगला टॉपिक देखेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने के लिए घनत्व को मुख्य आधार माना जाता है। जनसंख्या घनत्व भी कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्येक पहलू अपनी तरह के जनसंख्या के विश्लेषण में सहयोगी होता है। हमें सबसे पहले जान लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार कितने हैं। जिनमें मुख्य प्रकार हैं गणितीय घनत्व, जो सबसे अधिक पॉपुलर है, और इसमें इस गणितीय घनत्व को निकालने में मानव स्थल अनुपात का विचार किया जाता है, और जिसका सूत्र है सकल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाता है। इसको कहते हैं हम गणितीय घनत्व। दूसरा है आर्थिक घनत्व, जिसमें जनसंख्या में उस क्षेत्र की संसाधनों का भाग दे दिया जाता है। कार्य घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व भी कहते हैं इसको। इसके अंतर्गत उस प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि और निवास करने वाले मनुष्यों की समस्त जनसंख्या पर विचार किया जाता है, और इसका सूत्र है जनसंख्या में भाग देते हैं कृषि भूमि क्षेत्र का। एक प्रकार होता है कृषि घनत्व का। कृषि घनत्व में कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उनमें निवास करने वाली कृषक जनता, इसका विचार किया जाता है। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि इसमें प्रदेश की समस्त जनसंख्या का नहीं, अपितु केवल कृषि में लगी हुई कृषि जनसंख्या का ही उपयोग किया जाता है, और इसका सूत्र होता है कृषक जनसंख्या भाग कृषि भूमि क्षेत्रफल। एक प्रकार होता है पोषण घनत्व, जिसमें खेती की भोज्य फसलों के, जिनको खाया जाता है, भोज्य फसलें होती हैं, तो उस भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है, और इसका सूत्र होता है जनसंख्या, उसमें भाग दिया जाता है भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। प्रत्येक प्रकार के जनसंख्या घनत्व का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, लेकिन विद्यार्थियों, ये तथ्य ध्यान देने योग्य है कि भूगोल में सबसे अधिक प्रयोग, जो बहुतायत में प्रयोग होता है, वो है गणितीय घनत्व। और इस गणितीय घनत्व को निकालने का जो सूत्र है वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। तो हमारे देश में इस गणितीय घनत्व के प्रयोग से जो जनसंख्या घनत्व निकाला गया, उस जनसंख्या घनत्व में सन 2011 की जनगणना में हमारे देश का जनसंख्या घनत्व, सकल जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यही जनसंख्या घनत्व 1951 की जनसंख्या की जो जनगणना की गई थी, उसमें था मात्र 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहाँ से लेकर 2011 तक इसकी अत्यंत वृद्धि हुई है, और जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाता है तो सीमित क्षेत्र में
प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है और इसी संदर्भ में जनसंख्या घनत्व का अध्ययन हम करते हैं और इसे जानते हैं कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का कितना दबाव संसाधनों पर पड़ रहा है। हमारे देश में जनसंख्या घनत्व भी जनसंख्या वितरण की तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। डेल्टाई क्षेत्रों में, जैसे हम पूर्व में बात कर चुके, डेल्टाई क्षेत्रों में, तटीय मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलता है और वहीं थार मरुस्थल में, शीत प्रदेशों में, पूर्वोत्तर भारत के सघन वनों में और दक्षिणी राज्यों के आंतरिक जिलों में, आंतरिक क्षेत्र हैं, उनमें जनसंख्या का घनत्व थोड़ा कम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2001 की जनगणना में जहां पश्चिम बंगाल में था, वहीं ये आंकड़े बदलकर 2011 की जनगणना में बिहार का स्थान देश में प्रथम हो गया था। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का रहा है। बिहार के बाद में स्थान आता है पश्चिम बंगाल का और तीसरे स्थान पर नंबर आया था उत्तर प्रदेश का। इन तीनों राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों की तुलना करें तो दक्षिण भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह केरल है। केरल के बाद में दूसरा नंबर तमिलनाडु का है। हमारे देश में सभी राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूर्वी भारत के जो पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थिति है, उस अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सन 2011 की जनगणना में दर्ज किया गया था। और सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व बिहार राज्य में। इसी तरह से हम देखें, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक था। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे थे। बिहार राज्य में 1102 व्यक्ति, पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व था 829 व्यक्ति। केरल का जनसंख्या घनत्व 859 व्यक्ति था, तो तमिलनाडु का जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति। हमारे देश के इन अलग अलग राज्यों में जनसंख्या घनत्व का अलग अलग होना ये दर्शाता है कि अमुक राज्य में जनसंख्या का कितना दबाव संसाधनों पर है। हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को यदि छोड़ दिया जाए तो भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी जो राज्य, ये उत्तरी पूर्वी जिनको पूर्वोत्तर राज्य भी कहते हैं हम, इन राज्यों में जैसे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम अपवाद है। असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, इन सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व निम्न है। और ऐसे ही यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की जनगणना में जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में विद्यमान थे, उनमें सभी में जनसंख्या का घनत्व उच्च घनत्व है। अंडमान निकोबार को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश, उनमें उच्च घनत्व था 2011 की जनगणना में। इस पार्ट में हम जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण के बारे में जान चुके। अगले पार्ट में इस अध्याय के बारे में विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं और इसके साथ ही जनसंख्या का संगठन, धार्मिक संगठन, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखना न भूले अगला पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों।